तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राजील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूँ। 2025 में अगर आप ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और क्या डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड हैं ब्राज़ीलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली की वेबसाइट पे, क्या डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं और उसका क्या मतलब है, पूरा डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा। ये वीडियो पाकिस्तानीज पे एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हर देश की वीज़ा रिक्वायरमेंट अलग होती है, पाकिस्तानियों के लिए अलग होगी। तो आप ब्राज़ीलियन एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पे देख सकते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपको। तो दोस्तों शुरू करते हैं। ब्राज़ीलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली की वेबसाइट पे उन्होंने चेकलिस्ट लगाई है पीडीएफ में। वो सारी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। तो पहले तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और उसकी फिर आपको रिसिप्ट मिलती है। रिसिप्ट पे साइन करके फोटो चिपका के आपको वहां ले जानी पड़ेगी डॉक्यूमेंट्स के साथ। अब क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उस पर हम बात करेंगे। पासपोर्ट लगेगा, 6 महीने का वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की कम से कम, और उसकी जेरोक्स कॉपी भी लगेगी पासपोर्ट की। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म की रिसिप्ट साइंड लगेगी और उसमें फोटो पेस्ट होनी चाहिए। प्रूफ ऑफ पेमेंट वीज़ा फीस का 8,000 रुपये वीज़ा फीस है। आपके पर्सनल बैंक अकाउंट से होनी चाहिए, किसी थर्ड पर्सन के से नहीं होनी चाहिए। आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो अपने लिए तो आपके पर्सनल बैंक अकाउंट से ये वीज़ा फीस ट्रांसफ़र होनी चाहिए। एम्बेसी ने क्लियरली वेबसाइट पे मेंशन किया है। अगर किसी और के अकाउंट से होगी तो वो फीस वैलिड नहीं मानी जाएगी, आपके अकाउंट से होनी चाहिए। और ब्राज़ीलियन एम्बेसी का जो अकाउंट है ना, उस ट्रांजैक्शन में आपका नाम दिखना चाहिए कि आपके पर्सनल अकाउंट से 8,000 रुपये ट्रांसफ़र हुए हैं। बैंक अकाउंट है ब्राज़ीलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली का आरबीएल बैंक में, तो उसके डिटेल्स वो खुद आपको भेजेंगे जब आप अपॉइंटमेंट के लिए मेल भेजोगे। अगला डॉक्यूमेंट है पर्सनल कवर लेटर साइंड विथ योर बैकग्राउंड एंड पर्पज ऑफ ट्रिप। ठीक है, पर्सनल कवर लेटर बनाना है, उसमें आपका बैकग्राउंड और पर्पस क्या है। बैकग्राउंड जैसे मैं वैभव हूँ, मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ, मैं इस कंपनी में काम करता हूँ और इस पते पे रहता हूँ, है ना, मेरा इतनी सैलरी है, ये सब जो डिटेल्स है ना, कि मेरा बैकग्राउंड, मैं अपनी फैमिली के साथ रहता हूँ। उसके बाद पर्पस ऑफ ट्रिप कि मैं ब्राज़ील क्यों जाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ होती है। पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों जाना चाह रहे हो आप, थोड़ा आपको उसमें डिटेल लिखना पड़ेगा, एक डेढ़ पैराग्राफ लिख सकते हो। अगर पर्पस नहीं जस्टिफाई होता है तो वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। पर्सनल कवर लेटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्पस जानना, उनको क्लैरिफाई करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा क्यों जा रहे हो। टूरिज्म के लिए जा रहे हो तो फिर ब्राज़ील के बारे में कैसे पता चला, ब्राज़ील ही क्यों जाना है, मेरे फ्रेंड्स हैं ब्राज़ील में, ऐसा कुछ होता है जो भी, या मुझे ब्राज़ील का पहले से ही क्रेज़ था, फुटबॉल फैन हूँ, जो भी रीज़न है आपका वो आपको डिटेल में लिखना पड़ेगा। क्योंकि एम्बेसी ये देखती है कि जब आस पड़ोस में इतने सारे मुल्क हैं जो बहुत सस्ते हैं, नेपाल है, दुबई है, थाईलैंड है, मलेशिया है, तो आदमी 1.5 लाख रुपए खर्च करके वहाँ क्यों जाएगा। तो ये हो गया, पर्पज़ लिखना पड़ेगा आपको उसमें कवर लेटर में, और अपना बैकग्राउंड। अगला इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने मेंशन की है, डे टू डे एजेंडा। ब्राज़ील में क्या करोगे आप, डे टू डे एजेंडा, डेट्स के साथ और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। डे टू डे एजेंडा में क्या करोगे, तो डे टू डे एजेंडा में 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप इनविटेशन लेटर पे जा रहे हो, किसी ने आपको इनवाइट किया है, तो फिर आप वो डिटेल्स लिखोगे कि वो कहाँ घुमाने ले जाएंगे, क्या करेंगे, है ना, जो आपका उनके साथ प्लान बन रहा है ना, वो क्या करोगे आप, उनके साथ आप कहाँ कहाँ घूमोगे, उनके घर में कितने दिन रुकोगे, वो सब डे टू डे एजेंडा आपको उसमें लिखना पड़ेगा डेस्टिनेशंस के साथ। अगर आप अपने एक्सपेंसेस पे जा रहे हो पूरा और होटल में रहोगे, को किसी को नहीं जानते, तो फिर आपको फिर होटल बुकिंग्स वो सब चीज़ें लगानी पड़ेंगी कि भाई मैं 10 तारीख को साओ पाउलो पहुंचूंगा, 10 से 12 में साओ पाउलो रहूँगा, 13 को मैं रियो निकल जाऊंगा, है ना, 13 से 20 तारीख तक मैं रियो में रहूँगा, ऐसा है। पूरे डेट्स के साथ आपको कहाँ कहाँ जाओगे, और सिर्फ ये नहीं लिखना मैं रियो में रहूँगा, है ना, आपको उसमें बताना भी पड़ेगा कि भाई मैं रियो पहुँचूंगा, फिर मैं एक दिन क्राइस्ट द रिडीमर जाऊँगा, एक दिन शुगर लोफ जाऊँगा, एक दिन ये बीचेस पे जाऊँगा। सारे डिटेल लिखने पड़ेंगे, एकदम माइन्यूट डिटेल, एक एक चीज़। जब आप पूरे डिटेल लिखोगे ना, तब उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ भाई, हाँ ये कह रहा है यहाँ जाएगा, बिल्कुल इसने पूरा पक्का प्लान बनाया है,
तो केस जो है वो जेन्युइन है। ऐसे ही हवा में बात नहीं करनी कि भाई मैं साओ पाउलो जाऊंगा, रियो जाऊंगा, यहाँ जाऊंगा, वहाँ जाऊंगा, नहीं। पूरा आपको डे टू डे लिखना पड़ेगा। उन्होंने क्लियर मेंशन किया है डे टू डे एजेंडा, हर दिन का क्या एजेंडा है, हर दिन का क्या प्लान है तुम्हारा। तुम 20 दिन ब्राज़ील जा रहे हो तो हर दिन क्या करोगे, डेट और टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के साथ। टूरिस्ट डेस्टिनेशन में सिर्फ सिटीज़ नहीं आती हैं, टूरिस्ट स्पॉट्स भी आ जाएंगे कि हम 1-2 दिन साओ पाउलो में यहाँ घूमेंगे, है ना, फिर रियो में क्या क्या जगह जाओगे आप, ये सब चीज़ें हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जो डे टू डे एजेंडा है ये कवर लेटर का ही पार्ट बन सकता है विदाउट एनी इश्यूज़। उसमें ही मेंशन कर सकते हो डे टू डे एजेंडा, या फिर आपका इतना डेज का ट्रिप का प्लान है, क्या क्या है, तो उसमें कवर लेटर में ही मेंशन कर सकते हो। पहले बैकग्राउंड लिखोगे कवर लेटर में अपना, फॉलोड बाय आपका पर्पस क्या है, उसके बाद आपका डे टू डे एजेंडा क्या करोगे, और है ना, प्लीज़ अप्रूव माय वीज़ा एप्लीकेशन, प्लीज़ प्रोसेस एंड अप्रूव माय वीज़ा एप्लीकेशन, डेट सिग्नेचर सब कर देना। तो ये कवर लेटर जो है वो छोटा बनाने के चक्कर में मत रहना। कवर लेटर 2 पेज का आराम से बन सकता है, 2 से 3 पेज का आराम से अच्छे से पूरा डिटेल्ड बनाओ, एक एक चीज़ उनको बताओ, पूरी क्लैरिफाई करो, जस्टिफाई करो, ताकि वीज़ा मिलने में आपको और भी ज़्यादा आसानी हो। अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने क्लियर मेंशन किया, फ्लाइट टिकट्स टू एंड फ्रॉम ब्राजील, रिटर्न टिकट्स लगेंगे आपको। मतलब फ्लाइट टिकट होनी चाहिए। अगर ब्राजील में भी फ्लाइट ट्रेवल करोगे तो वो टिकट भी उनको चाहिए। तो उतना नहीं करने की ज़रूरत है, ब्राज़ील की टिकट्स बुक करने की ज़रूरत नहीं है अंदर की। अंदर तो बस से ट्रैवल कर सकते हो, ये भी आप दिखा सकते हो, है ना, कि भाई मैं साओ पाउलो उतरूंगा, वहाँ होटल में रुकूंगा, फिर अगले दिन जाके टिएटे जो है ना अपना बस स्टैंड, वहाँ डायरेक्टली टिकट मिल जाती है, एडवांस बुकिंग भी नहीं करना, सीधे कार्ड से पे करके आप टिकट ले सकते हो काउंटर पे। तो उतना अंदर का आपको वो नहीं दिखाने की ज़रूरत है। लेकिन फ्लाइट टिकट्स उन्होंने मांगी हैं टू एंड फ्रॉम ब्राज़ील। अब क्वेश्चन ये आता है, पूछोगे राजा भैया आप रिटर्न फ्लाइट टिकट कराएं और वीज़ा नहीं मिला तो पैसे तो चले जाएंगे। बिल्कुल चले जाएंगे। 2 केस हैं, आप ऐसी टिकट करा सकते हो जिसमें रिफंडेबल हो, है ना। बहुत सारी ब्राज़ील की टिकट्स नॉन रिफंडेबल होती हैं, उसमें 1 रुपया नहीं मिलेगा। कुछ टिकट्स रिफंडेबल होती हैं, तो मान लो 1.5 लाख की टिकट होगी तो ये ट्राई करो 80-90 हज़ार, 1 लाख तो मिल जाए, 50-60 हज़ार चला भी जाए, लेकिन कुछ तो अमाउंट मिल जाए, 50% ही मिल जाए। तो ये चीज़ आप ज़रा देख लेना कि रिफंडेबल टिकट बुक करो। टिकट तभी बुक करना जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, कवर लेटर, बैंक बैलेंस, जस्टिफिकेशन सब कुछ परफेक्ट हो। समझ गए। वीज़ा अप्लाई करने के लिए प्लान लगता है, प्लानिंग के साथ होता है। ये कोई बैंक अकाउंट खोलने वाली चीज़ नहीं है कि चलो मैं आधार कार्ड लेके चला गया, है ना, फिर वो साहब कहेंगे कि सर पैन कार्ड भी लगेगा, तो वहीं से वो निकाल के हमने उनको दे दिया। ऐसा नहीं होता, है ना, कि मेरे जेब में पैन कार्ड है उसकी जेरोक्स करा के दे दी, ऐसा नहीं होता। बैंक अकाउंट खोलना या ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने जैसा आसान नहीं है ये। वीज़ा अप्लाई करना है, पूरी प्लानिंग से नहीं किया तो रिजेक्शन के चांस 101% है आपके। तो जो भी करना है, वीज़ा अप्लाई करना है, सोच समझ के करना है, पूरे स्टेप्स फॉलो करके करना है। बाद में जब कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई सब पक्का है, परफेक्ट है, वीज़ा मिल जाएगा, तो फिर आप फ्लाइट टिकट भी करा सकते हो। नहीं तो एक ट्राई करके देख सकते हो, आप बुकिंग करके, है ना, डमी टिकट भी लगा सकते हो, नो इशू। कि आप एक बुकिंग भी करा सकते हो, जैसे किसी भी वेबसाइट पे जाओगे तो उसमें वो डिटेल्स डालते हो तो वो आपकी बुकिंग दिखा देते हैं आपको, तो उसका आप फोटो कॉपी लगा सकते हो, उसकी प्रिंट आउट। बुक करने की ज़रूरत नहीं है, वो सब टिकट का नंबर जनरेट कर देते हैं। फ्लाइट टिकट बुक करना है कि नहीं करना वो आपका डिसीजन है। फ्लाइट टिकट लगानी पड़ेंगी तो आप वैसे बुकिंग करके भी दिखा सकते हो या खरीद के भी आप दिखा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। ब्राज़ीलियन एम्बेसी की जो वेबसाइट पे लिखा है उसमें तो यही लिखा है कि भाई टू एंड फ्रॉम फ्लाइट टिकट होनी चाहिए, ब्राज़ील जाने की और वापस आने की फ्लाइट टिकट चाहिए उनको। तो उनका तो यह है कि खरीद के ही तुम लगाओ, ठीक है। तो वही मैंने बता दिया, जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो तब तक फ्लाइट टिकट मत खरीदना। अगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन। प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन फॉर होल स्टे, जितना स्टे है उसका प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन लगेगा। उसमें होटल रिजर्वेशन आ जाता है, होटल रिजर्वेशन और सिमिलर डॉक्यूमेंट।
होटल रिजर्वेशन और सिमिलर डॉक्यूमेंट। ब्राजीलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली बहुत चालाक है, उन्होंने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। ब्राजीलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली का यही है, आधी अधूरे इन्फॉर्मेशन देते हैं, आधे अधूरे लोग अप्लाई करते हैं, आधे अधूरे लोगों को रिजेक्ट कर देते हैं। समझ गए आप? वीज़ा यहाँ से अप्लाई होता है, ठीक है? तो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है, तुम आधे अधूरे अप्लाई करोगे, वो तुम्हारा रिजेक्ट कर देंगे। होटल रिजर्वेशन और सिमिलर डॉक्यूमेंट वो क्लियरली नहीं लिख पाए कि इनविटेशन लेटर भी चल जाएगा। इनविटेशन लेटर भी चलता है अगर आपका कोई वहाँ जान पहचान का हो, होटल रिजर्वेशन भी चलता है। दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो करा सकते हो। कोई इन्वाइट कर रहा है वो भी जेन्युइन केस है, आप खुद घूमने जाना चाह रहे हो वो भी जेन्युइन केस है। तो आपका जो केस है उस हिसाब से आप प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन लगा सकते हो। होटल रिजर्वेशन कराना पड़ेगा, तो फिर वही है, जैसे 20 दिन का प्लान है तो कहाँ कहाँ आप जाओगे, क्या क्या करोगे, वो पूरे स्टे का आपको, अगर 4 सिटी में रहोगे तो 4 सिटी का होटल रिजर्वेशन आपको दिखाना पड़ेगा। आसानी से booking.com से हो जाता है। आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रूफ ऑफ फाइनेंशियल मीन्स। ब्राजीलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली ने बहुत चेंज कर दिया है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 3 महीने का चाहिए है, प्लस 3 साल का ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। ये एक और नई चीज आ गई है। अगर आप एम्प्लॉयड हो तो सैलरी स्लिप भी चलेंगी, तो 3 महीने के बैंक स्टेटमेंट के साथ ये सब चीजें लगानी है। आप समझ रहे हो? आप 3 महीने का तुम्हारा बैंक स्टेटमेंट है, उसके साथ प्लस 3 ईयर का IT रिटर्न, प्लस सैलरी स्लिप अगर आप एम्प्लॉयड हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ लगेगा, और अगर आपको कोई और स्पॉन्सर कर रहा है, जैसे आपके मान लो पेरेंट्स कर रहे हैं, तो फिर उनके फाइनेंसेस का प्रूफ लगेगा। तो प्रूफ ऑफ फाइनेंस में आप क्या लगा सकते हो? बैंक अकाउंट स्टेटमेंट तो लगना ही लगना है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शंस होने चाहिए, पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, आप उस पैसे को यूज भी कर रहे हो और आपकी इनकम भी हो रही है। तो सैलरी अकाउंट का भी लगा सकते हो, जो सैलरी स्लिप मांगी है, तो प्रूफ हो जाएगा कि हाँ मेरे इसी अकाउंट में सैलरी आ रही है। मान लो तुम्हारी 50,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी आ रही है तुम्हारी, और आपका जो सैलरी स्लिप है उसमें भी लिखा है कि 50,000 सैलरी है, तो वो एक मैच हो जाएगा, वो लगा सकते हो। अब आपका क्या होगा, इनकम टैक्स रिटर्न हो सकता है फाइल ना करते हो, अभी तो बहुत लिमिट बढ़ा दी है ना, 12.5 लाख तक कर दी है, तो 12 साढ़े 12 की लिमिट हो गई, तो फिर आप उसमें उनको बता सकते हो कवर लेटर में ही कि ITR मैं नहीं भरता क्योंकि मेरी सैलरी टैक्सेबल नहीं है। ये सब चीज़ें क्लैरिफाई कर देना कवर लेटर में। तो मैं 3 महीने का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लगा रहा हूँ, 3 महीने की सैलरी स्लिप लगा रहा हूँ, ऐसे करके आप दिखा सकते हो। क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट भी लगा सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी मेंटेन करो। क्रेडिट कार्ड मेंटेन करना भी एक प्रिविलेज होता है ना, तो उसमें भी आपकी प्रोफाइल जो है मजबूत बनेगी। आप जो है बैंक अकाउंट से भी पैसे यूज कर रहे हो, क्रेडिट कार्ड भी यूज कर रहे हो, 2 बहुत बड़े स्टेटमेंट हो गए। एक्स्ट्रा ही लगा दो, नहीं मांगा क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट, लेकिन लगाने में कोई इशू नहीं है। वो लोग हर चीज मेंशन नहीं करते मेरे प्यारे भाई, समझ गए आप? सब मेंशन नहीं करते, ये हमें दिमाग लगाना है। तो सैलरी स्लिप भी लगा दो, और 3 महीने का अकाउंट स्टेटमेंट, एक अकाउंट का लगाने की जरूरत नहीं है, 2-3 अकाउंट में पैसा है, दोनों का लगा दो। तो ऐसा है, किसी में 2 लाख है, किसी में 3 लाख है, दोनों का लगा दो आप। तो उनको पैसे देखने हैं कि भाई आपके पास पैसे हैं, आप फाइनेंशियली साउंड हो, ये चीज़ वो लोग देखना चाहते हैं कि ब्राज़ील जाओगे तो आप अपना खर्चा सब चला सकते हो, घूम फिर के आ सकते हो। तो ये चीज़ है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स थे, और उन्होंने एक एक लाइन में सारे डॉक्यूमेंट मेंशन किए हैं, लेकिन ये जो एक एक लाइन है ना, वो बहुत बड़ी हैं, बहुत डीप हैं, है ना। उनमें बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आप लोगों को नहीं पता, वो भी आपको नहीं बताएंगे, वो मैं ही आपको बताता हूँ। अगर आप प्रॉपरली फाइल तैयार करोगे तो वीज़ा मिलने के हाई चांस है। उन्होंने एक चीज़ मेंशन की है कि एम्बेसी के पास राइट है पर्सनल इंटरव्यू लेने का, तो आपको इंटरव्यू के लिए भी बुला सकते हैं या एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांगने का। देख लिया अब यहाँ उन्होंने क्या खेला खेला है। उन्होंने 8 डॉक्यूमेंट बता दिए हैं बेसिक, और लिखा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी मांग सकते हैं। तो एडिशनल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, और भी वो कुछ मांग सकते हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि आप अपना एजुकेशनल डॉक्यूमेंट भी लगाओ। अगर आप जैसे ग्रेजुएट हो, मास्टर्स है, वो सब आप लगा दो, बढ़िया सर्टिफाइड आपकी कॉपी अटेस्टेड, उससे भी आपकी प्रोफाइल भारी हो जाएगी। अपने वर्क के भी डॉक्यूमेंट्स लगाओ। वर्क से आप NOC ले लो, मैनेजर से NOC ले सकते हो। कि पहले तो NOC मांगते ही थे, अभी उन्होंने मेंशन नहीं किया है, ठीक है। अभी तक NOC मांगते ही थे वो लोग, अभी उन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया। तो अपना ऑफर लेटर,
अपॉइंटमेंट लेटर, इंक्रीमेंट लेटर सब लगा देने का। उसके बाद आप वो भी लगा सकते हो एनओसी कि भाई हमारा एम्प्लॉय है, ये बाहर घूमना चाह रहा है, इसकी लीव्स अप्रूव्ड है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसकी फॉरेन ट्रिप से, है ना, ब्राज़ील ट्रिप से। तो एनओसी भी एम्प्लॉयर से लेके लगा दो। ये डॉक्यूमेंट्स वो नहीं बताएंगे, ये 8 डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो आपको एनालाइज कर लेंगे कि इसकी औकात है कि नहीं, ये ठीक ठाक बंदा है कि नहीं, और आपको रिजेक्ट कर देंगे, एडिशनल भी नहीं मांगेंगे। इसीलिए मैंने कहा 8 भी लगाओ और सारे डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा एडिशनल भी लगा के उनको दे दो, और वो एनालाइज करते रहेंगे। इंटरव्यू लगा तो वो भी कर देंगे। आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाओ, अगर वहाँ रिसेप्शन पे नहीं मांगते तो वापस दे देंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन आप लेके जाओ ये डॉक्यूमेंट्स। और मैं तो ये कहूँगा उनको बोल देना कि भाई ये भी ले लो, आप देख लो और बाद में रिटर्न कर देना, क्योंकि पासपोर्ट तो रिटर्न करते ही हैं, तो वो कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी आपके रिटर्न कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो। अगर 2025 में ब्राज़ील का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ब्राज़ीलियन एम्बेसी न्यू दिल्ली में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सारी लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में हैं। और ब्राज़ीलियन कॉन्सुलेट मुंबई की भी मैंने वेबसाइट चेक की थी, उन लोगों ने ज़्यादा कुछ डिटेल्स नहीं दिए हैं, वही पुरानी इन्फॉर्मेशन है, उसमें ही थोड़ा प्लस माइनस किया है। तो यही जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ये उन पे भी लागू होगा। उनकी भी वेबसाइट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।